हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा जल्दी से मैंने आपके लिए वीडियो यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी बनाया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, इन्फॉर्म भी किया था कि मेरे लास्ट के 2-3 वीडियोस जो हैं वो एकदम करप्ट हो गए, जो मैंने कम्युनिकेटिव ए के लिए बनाए थे। तो जो मैंने प्लान करा था उसमें वो काफी खराब हुआ वो प्लान, ठीक है। तो अभी मैं क्विकली आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें जो बाकी का जो भी बचा हुआ था ना वो सब इंक्लूड कर रही हूँ। तो द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर से इस फॉर्म से अपन आपके जो ड्रामा है, जूलियस सीजर ड्रामा है ना, वहां तक अपन सब कवर करेंगे। इसके पहले का जो मैं करवा चुकी हूँ ना आपको, लेट मी टेल यू। अगर आप सोच रहे हैं मैम आप इस वीडियो के अंदर क्यों उसको कवर नहीं कर रहे हो, तो वो बेटा इसलिए क्योंकि एक तो ये कि ये बचा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं, मानो अगर आपने नहीं भी देखे हो ना, सिर्फ उनके क्वेश्चंस देखकर चले जाओ। एकदम एंड में उसके क्वेश्चंस हैं, ट्रस्ट मी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस ऐसे ही कहीं से कॉपी पेस्ट मैंने नहीं किए हैं, वो क्वेश्चंस हैं जिससे आपको उस चैप्टर का एक एसेंस समझ में आ जाएगा कि अगर चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, एटलीस्ट आप क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो अभी हम ये पोएम देख लेते हैं, जो कि है द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, जिसको लिखा है सैमुअल टेलर कोलरिज ने, एस टी कोलरिज भी कहते हैं इन्हें। तो बेसिकली ये एक ऐसी स्टोरी, ये बहुत लेंदी पोएम है, ठीक है। तो ये एक हिस्सा है इस पोएम का, जिसके अंदर क्या है कि एक मरीनर होता है, वो अपना जहाज लेके जब चलता है तब मौसम बहुत अच्छा हो रहा होता है। सूरज जो है, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही खूबसूरत होता है। सूरज एक उगता हुआ नजर आ रहा होता है, और वो जो माहौल है इतना सुंदर होता है कि बहुत ही ज्यादा प्यारा माहौल लग रहा होता है वो। लेकिन जैसे जैसे उनकी जो वॉयज है, व्हाट इज वॉयज, जर्नी बाय सी, तो उनकी जो जर्नी है या वॉयज जो है ना, काफी स्मूथ जा रही होती है, अच्छी चल रही होती है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, एक स्टॉर्म आ जाता है और वो तूफान में फंस जाते हैं। इतना तेज तूफान होता है कि जो जहाज होता है ना वो अपना डायरेक्शन खो बैठता है, और एक ऐसी जगह चला जाता है जहां पर हर तरफ ना बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पर सारे ये जो मरीनर है, उसके जितने भी सेलर्स हैं, बाकी सारे जो साथी हैं उसके, वो बहुत डर जाते हैं कि अब हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां से निकलने का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो थर्ड पैराग्राफ है उसे देखो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एन एल्बेट्रॉस केम फ्लाइंग थ्रू द मिस्ट। अब हर तरफ धुंधलाहट थी, सूरज की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी, बर्फ सा जमा हुआ था या फिर समंदर दिखाई दे रहा था। ऐसे में जब ये एल्बेट्रॉस आई तो वो उनके लिए एक उम्मीद की किरण की तरह थी, एकदम रे ऑफ होप की तरह थी। विद इट्स अराइवल द स्नो क्रैक्ड। तो हुआ क्या, जो बर्फ जमी हुई थी वो धीरे धीरे क्रैक होने लगी, पिघलने लगी, और उन्हें रास्ता मिलने लगा। तो इन्हें ये लगा कि ये जो एल्बेट्रॉस है ये तो हमारे लिए लकी चार्म की तरह है, इट्स वेरी लकी, इट्स अ होली बर्ड। और उसको सारे सेलर्स कुछ ना कुछ, कभी कुछ खिलाते थे। एल्बेट्रॉस भी जो है वो इन सेलर्स के साथ साथ ही उड़ती रहती थी, तो काफी एक अच्छा एक बॉन्ड सा क्रिएट हो गया था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी है सेलर की, ये जो मरीनर होता है, ये अपनी स्टोरी जो है कुछ गेस्ट्स को सुना रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर इतना गिल्ट कॉन्शियंस होता है, कॉन्शियस नहीं बेटा, कॉन्शियंस, मतलब उसको इतना ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने कोई सिन किया होता है। अब वो सिन क्या किया होता है वो हम आगे देखेंगे। तो अपने मन की बात वो किसी को तो कहे, तो वेडिंग में जाते हुए कुछ गेस्ट्स को जबरदस्ती पकड़कर और जबरदस्ती ये स्टोरी उन्हें सुनाने लग जाता है। और यहाँ पर जो गेस्ट्स है ना, वो वेडिंग ऑलमोस्ट मतलब स्टार्ट होने ही वाली होती है, इट वॉज अबाउट टू स्टार्ट, बट स्टिल वो भी थोड़ी से क्यूरियस हो जाते हैं इस मेरीनर की स्टोरी जानने के लिए, तो रुक जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है मेरीनर के साथ, सेलर्स भी खुश होते हैं, एल्बेट्रॉस भी खुश होती है, बट स्टिल ये स्टोरी सुनाते सुनाते हमारा मरीनर बहुत ही अपसेट हो जाता है। तो गेस्ट पूछते हैं, भाई क्या हुआ, इतना अपसेट क्यों हो रहे हो। कहता है, मैंने एक सिन किया है, एक पाप किया है। वो क्या, वो ये कि मैंने उस एल्बेट्रॉस को, उस होली बर्ड को मार डाला। क्यों मार डाला, गेस्ट पूछता है। तो ये कि उस समय, उस मोमेंट में मुझे ये लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, वो इस एल्बेट्रॉस की वजह से नहीं हो रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं इस शिप का मरीनर हूँ। मैंने इस शिप को एक सही डायरेक्शन दिया है, और इसीलिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस शिप को सही डायरेक्शन देने के लिए। तो एक तरीके से जो क्रेडिट देने लग गए थे ना एल्बेट्रॉस को, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर यही हुआ कि एल्बेट्रॉस को ही क्रेडिट क्यों दे रहे हैं। तो वो मतलब उस मोमेंट के लिए उसके ऊपर वो डेविल हावी हुआ।
और इसीलिए उसने एल्बाट्रॉस को मार डाला, राइट। इस चीज पर बाकी जितने भी जो सेलर्स थे वो नाराज भी हुए, उन्होंने गुस्सा भी किया हमारे मरीनर के ऊपर। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, क्या देखते हैं कि सारा जो मौसम था, एनवायरनमेंट था, वो फिर से और अच्छा हो गया। मतलब एल्बाट्रॉस थी ना, उसके जाने के बाद भी बहुत अच्छा हो गया मौसम। अच्छा धूप खिल रही थी और बढ़िया सब हो गया। तो ऑल ऑफ अ सडन सभी सेलर्स का जो थॉट प्रोसेस था वो एकदम चेंज हो गया। और क्या कहने लगे, अरे नहीं नहीं, वो जो एल्बाट्रॉस थी ना, काय की होली बर्ड थी, वो तो कुछ नहीं, हमारा मेरिनर ही था, अच्छा किया उसको मार डाला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एल्बाट्रॉस है या नहीं है। भूल गए उस एल्बाट्रॉस को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से एकदम कॉन्ट्रास्टिंग चेंज आ जाता है सभी सेलर्स में, एकदम उनका एटीट्यूड बदल जाता है, क्योंकि उनकी सिचुएशन अभी भी अच्छी है। लेकिन ये सिचुएशन अच्छी रहने नहीं वाली थी। जब वो थोड़ा और आगे चले तो फिर से वो बहुत खराब मौसम में फंस गए। अगेन कोई भी मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। तो ऐसा नहीं कि कोई तूफान आ गया, ये मूवमेंट किसकी नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था हवा ही नहीं चल रही है। द विंड वॉजंट ब्लोइंग, द शिप वॉज लाइक अ स्टिल पिक्चर। मतलब बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही थी, कोई आवाज नहीं थी। और धूप जो शाइन कर रही थी वो इतना ज्यादा, नाउ द सन स्टार्टेड बर्निंग, वो जल रहा था। दे स्टार्टेड कर्सिंग दिस होली बर्ड। ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये उन्होंने बहुत गलत किया है। तो उनको बुरा भी फील होने लगा। उन्होंने जो गलती की थी उसकी वजह से दे स्टार्टेड कर्सिंग मरीनर, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उन्होंने पहले मरीनर को, जब वो मार दी थी एल्बाट्रॉस, तब भी उन्होंने मरीनर को कर्स किया। फिर जब मौसम ठीक रहा, अच्छा रहा, तो उन्होंने मरीनर को बोला, नहीं नहीं, अच्छा किया तूने तो। अब जब वापस मौसम खराब हो रहा है और माहौल, मतलब जो एटमोस्फेयर है, खराब हो रहा है, दे अगेन स्टार्टेड ब्लेमिंग मरीनर दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो सेलर्स है ना, ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मरीनर को तारीफ या बुराई करते हैं उसकी ठीक है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी और इतना ज़्यादा बैड ओमेन हो गया था, सबको ये लग रहा था कि हमारे ऊपर खुदा का कहर बरस रहा है। इट्स अ बैड ओमेन, क्यों मारा उस एल्बाट्रॉस को। तो इस स्लाइड पे देखो आप, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ जो है, some of the crew members dreamed that the ghost of the holy albatross had followed their ship to take revenge for its murder, कि अपना बदला लेने के लिए आ रही है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। All the crew members of the ship, old and young, stared harshly at the sailor. They thought that they were suffering due to the curse bestowed upon them by the holy soul of albatross, कि हमारे ऊपर ये जो बैड ओमेन गिर रहा है ना, ये सब सेलर की वजह से ही है। और ये जितना भी हमारे ऊपर ये जो बैड ओमेन गिर रहा है, ये इसलिए क्योंकि होली एल्बाट्रॉस को मार डाला है और वो अब अपना रिवेंज लेने के लिए आ रही है और हमारे ऊपर कहर बरसाएगी। सो दिस वाज दिस पोएम बेटा, कि एक होली बर्ड को बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के मार डाला। और वो जो एक गिल्ट कॉन्शियंस होता है ना, वो गिल्ट कॉन्शियंस ही इन सभी लोगों को परेशान कर रही थी, राइट। चलिए अब इस पोएम की थीम देख लेते हैं। द सेंट्रल थीम इज दैट sin, retribution, and redemption, where the mariner's act of killing an albatross symbolizes a grave sin. ठीक है। ये sin, retribution and redemption का मतलब ये होता है कि पाप जो किया, उस पाप का फिर एहसास होना और फिर पश्चाताप करना। तो ये सारी थीम्स है इस पोम की। और एल्बाट्रॉस जो भी कि एक होली बर्ड है, उसको मारना पाप के समान है, एक ग्रेव सिन किया है इस मरीनर ने, लीडिंग टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज एंड अ जर्नी ऑफ रिपेंटेंस टू अचीव फॉरगिवनेस। तो इसका मतलब है कि उसको ये पछतावा है मरीनर को, और वो पछता ही रहा है और अपनी इस गलती को सुधारना भी चाहता है, बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट्स द मैसेज, कि किसी भी लिविंग क्रीचर को बिना किसी बात के नुकसान पहुंचाना, हार्म करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत गलत है। क्योंकि जितना हम इंसान सोचते हैं ना कि हमें जीने का अधिकार है, उतना ही अधिकार हर एक क्रीचर को होता है, बी इट बर्ड, बी इट एन एनिमल, कोई भी हो, उसको भी उतना ही अधिकार होता है। तो हमें किसी भी तरीके से उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। नाउ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ABCB, easiest। देन पोएटिक डिवाइसेस, मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि पोएटिक डिवाइसेस इम्पैक्टफुली अपनी बात को कहना, एक ब्यूटी ऐड करता है ये पोएम में। ये सारे ही पोएटिक डिवाइसेस बेटा मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ पिछली पोएम्स में। तो थोड़ा यहाँ पर मैं इस पोएम के अंदर कौन कौन सी है वो मैं बताती हूँ। जैसे ऑलिट्रेशन है, तो बिलो द कर्व बिलो द हिल, तो जो ब साउंड है वो रिपीट हो रहा है बार बार। बिलो में 3 बार बिलो रिपीट हुआ है और ब साउंड है जो रिपीट हो रहा है। वर्क दैम वो,
व रिपीट हो रहा है। फेयर ब्रीज ब्लू, अगेन ब साउंड रिपीट हो रहा है और फ साउंड भी रिपीट हो रहा है। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री। तो फ साउंड ज्यादा रिपीट हो रहा है, सॉरी ब इतना रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार हो रहा है, सो यू कैन ऑलवेज राइट। देन इमेजरी ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। हॉट एंड कॉपर स्काई, ये क्या दर्शा रहा है, ये कैसी इमेजरी दर्शा रहा है कि जब इन लाइंस को पढ़ते हैं तो रीडर के दिमाग में आता है कि माय गॉड कितनी ज्यादा गर्मी होगी कि कॉपर से, गरम कॉपर से आसमान को कंपेयर किया गया है। भयंकर धूप होगी, भयंकर गर्मी होगी। आयरनी क्या है? आयरनी इस फॉर्म में, इसको अच्छे से समझना, आयरनी इस फॉर्म में ये है कि ये जहां पर इनकी जो शिप है, जहां पर अटक गई थी, हर तरफ समंदर था तो पानी ही पानी था। तो मजे की बात यह है कि जहां वो देखते थे हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं थी। सो दिस इज द आयरनी इन दिस पोएम। अब मेटाफर क्या होता है? अगेन अ डायरेक्ट कंपैरिजन। तो इसमें क्या है? और इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून। तो जो स्काई, आसमान का जो कलर है वो किससे, कॉपर से कंपेयर किया गया है, और सन का जो कलर, सन को ब्लड से कंपेयर किया गया है। डायरेक्ट कंपैरिजन है। बेटा यहाँ पे द स्काईज कलर हैज बीन इनडायरेक्टली लिखा है, तो इट्स नॉट इनडायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली। ठीक है, ये गलती से मैंने यहाँ पे इनडायरेक्टली लिख दिया है, इट इज डायरेक्टली। ठीक है। फिर ऑनोमेटोपोएया मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी साउंड्स होते हैं उन साउंड को किसी शब्द से बताने को ही ऑनोमेटोपोएया कहा जाता है। जैसे ग्राउल, तो ग्राउल खूंखारने की एक आवाज होती है, जो जानवर जो खूंखारता है ना एकदम गुस्से में, तो उसकी आवाज होती है। तो एज सच कोई शब्द यू नहीं होता, या जैसे घड़ी की टिक 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 होती है तो साउंड को बताने के लिए टिक टिक शब्द इस्तेमाल होता है। तो रोर, क्रैक, ग्राउल्ड, हाउल्ड, ये सारे यही onomatopoeia है। नाउ दीज आर द सिमिली। सिमिली आर व्हाट? इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपोजिट थिंग्स। तो ये कुछ यहाँ पर सिमिलीज हैं। इस सिमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिमिली है वो देखो ये है, अपॉन अ पेंटेड ओशन। जो देखो सेकेंड लास्ट सिमिली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटेड शिप क्यों कहा गया है इस शिप को? क्योंकि जिस तरीके से पेंटिंग स्टिल होती है ना, मूव थोड़ी करती, पेंटिंग्स जो होती हैं, बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह ही है ये शिप, कि ये शिप भी बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। तो ये सिमिली यहाँ ड्रॉ की गई है। इसके अलावा लाइक अ विचेस ऑयल, ये जो पानी है उसको विचेस ऑयल कहा गया है। ये मैकबेथ के अंदर जो विचेस थी ना, उनके बारे में ये कंपैरिजन किया गया है कि वो 3 विचेस थी और वो अलग अलग ऑयल्स यूज किया करती थी, जिससे बहुत सारे कलर्स निकलते थे। तो जादू क्या करती थी, बेसिकली जादूगरनियां ही थी। तो वो एक ड्रामेटिक कंपेयर किया गया है बर्निंग ऑयल्स के साथ। ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, इंसानी क्वालिटीज नॉन ह्यूमन पर अप्लाई करना। तो सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, मतलब सन आ रहा है जा रहा है तो उसको इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है। और द डेथ फायर्स डांस्ड एट नाइट, मतलब आग किस तरीके से डांस कर रही है, तो आग डांस नहीं कर सकती, अगेन ह्यूमन क्वालिटी आग को दी गई है। सो इट इज अगेन पर्सोनिफिकेशन। उसके अलावा एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम एंड ही वॉज टायरनस स्ट्रॉन्ग। अगेन देखो स्टॉर्म्स को इनको पर्सोनिफाई किया गया है, इनको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। अगेन पर्सोनिफिकेशन। देन हाइपोबली, इसका मतलब होता है कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा कर कहना, कि भाई बहुत भूख लग रही है, बहुत खाना दे दो, ये सिंपल है। लेकिन कहा जाए कि अरे बाप रे इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि मैं तो पूरा का पूरा एक हाथी ही खा जाऊं, तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली सी बात है। तो ये इसमें कहाँ पर है कि इस पोएम के अंदर जो स्टॉर्म को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ना, द स्टॉर्म हैज बीन शोन एज अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ पावर विच हैव बीन एक्सेजरेटेड। कि स्टॉर्म ने जिस तरीके का माहौल बना दिया था, तो स्टॉर्म को बहुत ही पावरफुल तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट किया गया है इस पोएम के अंदर। बहुत ही इतनी पावर्स उसकी बढ़ा चढ़ाकर बताई है कि एज इफ इट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग। ठीक है। तो स्टॉर्म की को जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, दैट इज दी हाइपरबोली। एग्जैजरेशन होता है हाइपरबोली, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना। देन रेपिटेशन, कोई भी वर्ड या फ्रेज या पूरा का पूरा स्टैंजा जो होता है एज इट इज जब रिपीट होता है, रेपिटेशन कहते हैं। डे आफ्टर डे, तो डे और आफ्टर ये रिपीट हो रहा है एज इट इज। द आइज वॉज हियर, द आइज वॉज देयर, तो जो द आइज वॉज जो है ना इन तीनों लाइन्स में, द आइज वॉज रिपीट हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आ गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए आप। पहला है, What crime had the mariner committed and how did it prove hellish? Hellish मतलब एकदम नरक जैसा। तो ये क्या क्राइम किया था? एल्बेट्रॉस को मार देने का क्राइम किया था। और वो हेलिश क्यों प्रूव हुआ? जो बैड वुमेन फिर उस पर गिरा, इसके अलावा
बाकी सेलर्स पर भी जिस तरीके से वो बैड ओमेन गिरा, इनफैक्ट वो बैड ओमेन इस तरीके से किया कि जो एल्बाट्रॉस थी, सुपरनैचुरल पावर्स इसके अंदर बताई गई हैं कि वो कितनी पावरफुल होती हैं, इस पोएम में बताया गया है। तो जो एल्बाट्रॉस होती है वो उसके गले में भी आ जाती है एक लॉकेट की तरह। तो ये इसीलिए आ जाती है लॉकेट की तरह कि एज़ इफ गॉड इज़ पनिशिंग हिम, गॉड इज़ पनिशिंग दिस मरीना, राइट? इसके अलावा जो पानी वाला एक इश्यू था कि हर तरफ पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। तो ये उनकी सिचुएशन दिखाई गई है कि कैसे नरक जैसा कितना हेलिश हो रखा था उन सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट इज व्हाई डज द एंशिएंट मरीनर कंपेल द वेडिंग गेस्ट टू लिसन टू हिज स्टोरी? अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों चाहता था एंशिएंट मरीनर कि उसकी बात कोई सुने, कोई ना कोई, और क्यों गेस्ट को पकड़ लिया? क्योंकि उसने जो एल्बाट्रॉस को मारा था उस चीज की उसको बहुत ज्यादा ग्लानि थी, वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। ही वांटेड टू शेयर दिस विद समवन, किसी को ना किसी को बताना चाहता था कि उसने क्या काम किया है। एक उसको शर्म भी आ रही थी कि जो काम उसने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन होता है ना जब आप अपने मन की जो बात होती है, जो दुख होता है, अगर किसी के साथ शेयर कर दो तो आपको थोड़ा सा हल्का फील होता है, लाइट फील करते हो आप। ठीक है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं इस वीडियो में इस वक्त यहीं बैठी हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? अब जल्दी से बढ़ते हैं हमारी अगली पोम की तरफ जो कि है स्नेक। डीएच लॉरेंस ने लिखा है इसको। इस पोम के अंदर क्या बात हुई है? स्नेक को एक गेस्ट की तरह कहा गया है। ये जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, लेकिन ये अभी मत पढ़ने बैठ जाना, पहले मेरी बात सुनो। स्नेक को यहाँ पर हमारा जो पोएट है वो एक इंसिडेंट बताता है कि मैं अपने घर से पानी भरने के लिए बाहर जा रहा था। उसके घर में बाहर एक वेल था, ट्रोफ बेसिकली, जहाँ पे पानी इकट्ठा होके रखता है ना, छोटी टंकी की तरह अपन समझते हैं। तो वहां से पानी भरने के लिए जा रहा था, लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने ऑलरेडी क्या देखा कि ऑलरेडी एक सांप वहां पर आकर पानी पी रहा है। तो मैंने सोचा कि वो सांप जो है वो एक गेस्ट की तरह है जो मेरे यहाँ आया है। पोएट जो है वो स्नेक को एक गेस्ट की तरह देख रहा है। तो इसे ही कहते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होना, डिफरेंट नजरिया होना। तो वो यहाँ उसको एक गेस्ट की तरह देख रहा है, और जिस तरीके से गेस्ट घर में आते हैं हम उनका ध्यान रखते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय, ठंडा, कॉफी, क्या लोगे आप, उनसे सब पूछते हैं। तो वो सोच रहा है कि जो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये पानी पी रहा है, ठीक है, इसको पीने दो, एकदम पेट भर के इसको पानी पीने दो। He is fascinated by this creation of God which seems harmless and whose only aim is to quench its thirst and retreat. क्या सोचता है कि सच अ ब्यूटीफुल क्रीचर, इतनी तपती दोपहरी में, इतनी गर्मी में, ये सिर्फ अपनी प्यासी बुझाने तो आया है यहाँ पर, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जो यूजुअली हम जब सांप को देखते हैं तो अगर दूर होता है तब तो भाग ही जाते हैं, और अगर सांप को अपने आसपास देखते हैं तो या अपने आप को बचाने की कोशिश में कई बार सांप पर हम अटैक कर जाते हैं। तो वो हमारा एक रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है कि मतलब हम इंटेंशनली नहीं करते, वो हमसे बस हो जाता है वो एक्शन। लेकिन यहाँ पर हमारे पोएट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। पोएट उस पर ना तो कोई कंकड़ पत्थर कुछ नहीं फेंकता। यहाँ पर देखो, ये जो ब्लू कलर में पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। द पोएट हैड लर्न्ड इन हिज स्कूल दैट अ स्नेक वाज डेंजरस एंड शुड बी किल्ड, कि सांप जो है वो डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो मार डालना चाहिए। इट वॉज अ बिलीव इन सिसिली दैट द ब्लैक कलर्ड स्नेक्स वर हार्मलेस while the golden colored were poisonous, कि जो ब्लैक कलर्ड काले कलर के जो सांप होते हैं ना वो तो हार्मफुल नहीं होते, हालांकि दिखने में खतरनाक होते हैं लेकिन बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जो गोल्डन कलर के होते हैं ना वो पॉइजनस होते हैं। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से ब्लू हाईलाइट किया है। द पोएट्स कॉन्शियस चैलेंज्ड हिम टू प्रूव हिज मस्कुलिनिटी बाय किलिंग द स्नेक विद अ स्टिक। अब यहाँ पर मस्कुलिनिटी मतलब कि भाई मैं मर्द हूँ, ये कैसे जताया जाएगा कि मैं उस पर कुछ पत्थर कंकड़ कुछ फेंकू? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन ये बताया गया है कि हम लोग अपने आप को पावरफुल कब समझते हैं, जब हम अपने से किसी वीक पर पावर को एक्सरसाइज करते हैं कि ये मुझसे वीक है तो मैं अपनी पावर इसी पर ही झाड़ रही हूँ सारी, है ना? यहाँ पर अपनी मर्दानगी या मस्कुलिनिटी दिखाने का अगर पोएट सोचने लगेगा तो देखा जाए तो वो एक क्रीचर जो कि जिसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो उसको जबरदस्ती किस बात के लिए मैं मारूं, ये सोचना है हमारे पोएट का। ठीक है, अब पोएट अब स्नेक जो है वो तो बस अपने पानी पिए जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके अगल बगल में कोई खड़ा भी है या नहीं है। जब उसका पेट फुल ऑन पानी से भर जाता है वो वापस अपने बिल में जाने लगता है। उस टाइम पर अचानक से हमारा जो पोएट सब कुछ सोच रहा होता है ना,
ये अभी तक ये सारी चीजें जो इसके दिमाग में चल रही होती है ना, कि स्कूल में क्या सिखाया गया है, किस तरीके के स्नेक पॉइजनस होते हैं, किस तरीके के हार्मलेस होते हैं, ये सारी चीजें जो सोच रहा होता है ना, तो उसका जो थॉट है अचानक से ब्रेक होता है। और वो क्या देखता है कि अरे उसका मेहमान तो वापस लौट रहा है। तो वो एक स्टिक उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, तो वो उसको मारने के इंटेंशन से नहीं फेंकता, वो इसलिए फेंकता है ताकि वो रुक जाए किसी तरह से। लेकिन जैसे ही वो स्टिक गिरती है ना, तो जो स्नेक होता है वो और हड़बड़ा जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, और स्पीड में वो बिल के अंदर चला जाता है। ठीक है, ही मिसेज इट बट द स्नेक सेंसेस डेंजर एंड डिसअपियर्स इनटू द होल इन अ हेस्ट। जल्दीबाजी में उस बिल में चला जाता है। द poet is still fascinated by the snake, but a sense of guilt grips him, sorry, and he regrets his action. कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने क्यों उसको मारने की कोशिश की, क्यों उस पर वो स्टिक ऐसे फेंकी। एंड ही फाइंड्स अ सिमिलैरिटी बिटवीन दिस फीलिंग of repentance to that of ancient mariner who had killed the albatross. Very important point इस पोम में है। जैसे albatross अभी मैंने बताया, जिस तरह से albatross को मार दिया था उस मरीनर ने, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ गई हमारे इस पोएट में, कि मेरा कुछ बिगाड़ थोड़ी रहा था ये साहब, तो मैंने क्यों उसकी तरफ वो फेंका। जबकि फेंका उसने कि इसलिए था कि अचानक से ये हुआ ना कि वो वापस जा रहा है बिल में, तो मैं कैसे उसको रोक लूं, क्या करूं, है ना। He considers his act to be wrongful to his guest. He wishes that the snake comes back so that he can apologize and make amends for insulting the uncrowned king in exile in the underworld to be crowned again. यहाँ पर सांप को जो है वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड का किंग बता रहा है ये, कि ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड का यानी धरती के गहराइयों में जो जा रहा है उसका किंग बताया है कि मेरी वजह से ये जो है इसको जो है वापस वहीं लौट कर जाना पड़ रहा है जहां पर ऑलरेडी इतनी गर्मी है, सो डार्कनेस। तो बुरा लग रहा है उसको कि भाई मैं और वो चाहता है कि काश ये स्नेक वापस आ जाए ताकि मैं इससे अपोलोजाइज कर सकूं, क्योंकि जहां ये जा रहा है वहां का तो राजा ही है ना, ये तो देखा जाए तो राजा पर मैंने ये स्टिक फेंकी। ठीक है, सो अगेन यही बताने की कोशिश की है कि एक ऐसा क्रीचर जो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, ज़बरदस्ती मैंने उसको फेंक कर मारा तो नहीं मारना चाहिए। इट वाज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, तो मुझे उसको हार्म पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। थीम ऑफ दिस पोएम इज़ नेचर, ह्यूमैनिटी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई जो नेचर की खूबसूरती है, इंसानियत है, और जो एक अंदर आपके मन ही मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, खुद से ही जो जद्दोजहद चल रही होती है। और इसकी क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है कि ये स्नेक को मारना है या नहीं मारना है, क्योंकि स्कूल में तो मैंने ये सीखा है कि मार डालना चाहिए, लेकिन मेरी कॉन्शियंस कहती है कि मुझे कुछ कह ही नहीं रहा तो क्यों मैं मारूं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मन ही मन। द पोएम हैज एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड नेचर। तो पोएट के इस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ये बताया जा रहा है कि इंसान जो है और जो नेचर जो है उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कि इंसान कहता क्या है, हम नेचर को बचाएंगे, नेचर को कुछ नहीं होना चाहिए, बट अल्टीमेटली इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है नेचर को सबसे ज्यादा खराब करने के लिए। राइट, नेक्स्ट इज व्हाट्स द मैसेज ऑफ दिस पोएम। तो मैसेज ये है कि हमें हर लिविंग क्रीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जबरदस्ती अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए एटलीस्ट किसी पर जोर नहीं दिखाना चाहिए कि देखो मैंने मार डाला उसे। आप भी पीसफुली रहो और बाकियों को भी पीसफुली रहने दो। नाउ द राइम स्कीम, देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम, इट्स अ फ्री वर्स। दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस। बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस है इसके अंदर, लेकिन हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि मैं बेसिकली आपको समझा सभी चुकी हूँ कि जैसे ऑलिट्रेशन होता क्या है। तो दीज आर सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस। बेटा आप इनको देख लो और 2-3 एग्जाम्पल्स बस याद कर लो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। अभी अभी मैंने बताया था कि सेम टू सेम जब रिपीट हो जाता है। सिमिली भी मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो इसमें अगेन 2-3 सिमिली आप याद कर लो, जैसे आई लाइक अ सेकंड कमा, जैसे कि भाई मैं तो ना लाइन में खड़ा हुआ हूँ कि इस लाइन में जो पहला नंबर है वो इस सांप का है कि वो पहले अपनी प्यास बुझाएगा और दूसरा नंबर मेरा है। ठीक है, तो मैं तो आई वॉज लाइक अ सेकेंड कमर कि मेरा नंबर बाद में आएगा इस सांप के पानी के लिए, पानी लेने के लिए। ठीक है, सो ही स्टंग लाइक अ फोक्ड नाइट। तो फोक्ड नाइट के लिए क्यों कहा गया है कि जो टंग होती है ना सांप की, जो मैं इंपॉर्टेंट वाले हैं ना सिर्फ उनको हाईलाइट करके अभी बता रही हूँ आपको, कि जो फोक्ड नाइट ऐसे कि जो जुबान होती है ना सांप की वो स्प्लिट होती है ना आगे से, तो बिल्कुल एकदम फोक जैसी लगती है। तो उसको फोक मतलब तीखी लगती है, तो फोक जो काटा होता है ना उससे कंपेयर यहाँ किया गया है। राइट, नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी का क्या मतलब होता है कि जब कोई चीज आप इमेजिन करते हो
तो अगर वो दिखने में कैसी होती है तब तो विजुअल इमेजरी हो जाएगा, सूंघने में कैसी होती है तो वो ऑल्फैक्टरी हो जाएगा। जब सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू कि जैसे मान लीजिए रोजेज ही रोजेज है मेरे आसपास और मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप उस खुशबू को सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। सो दैट वुड बी ऑल्फैक्टरी इमेजरी, इमेजिन कर रहे हो, राइट। इस पोम के अंदर विजुअल इमेजरी है एटना स्मोकिंग। एटना एक वोल्केनो है, सिसिली में ही है, वोल्केनो है। तो एटना एटना स्मोकिंग के किस तरीके से वहां से धुआं निकल रहा होगा, किस तरीके से जो वोल्केनो फूटने के बाद धुआं निकल रहा होगा, तो वो दिखने में कैसा लग रहा होगा। बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ। बर्निंग बाउल्स ऑफ अर्थ का क्या मतलब है कि धरती की एकदम गहराइयां, एंड ऑफ कोर्स लावा ही है ना कि धरती की गहराइयों में, तो उसको भी एक विजुअल इमेजरी कि वो लावा वो बर्न होता हुआ कैसा लगता होगा। और बाउल्स क्या है, एकदम गहराइयां, ठीक है। सो दिस इज द इमेजरी। एनाफोरा क्या होता है बेटा, जो कुछ कंटिन्यूअस लाइंस को हम इसमें कंसिडर करते हैं और उन कंटिन्यूअस लाइंस के शुरुआती वर्ड्स को देखते हैं, अगर सेम रिपीट हो रहे हैं ना तभी एनाफोरा। फॉर एग्जांपल ये देखो पूरा स्टैंजा देखो, एंड ट्रेल्ड एंड रेस्टेड एंड वेयर। तो ये तीनों लाइनें कंटिन्यू कंटिन्यू आ रही हैं, इनके बीच में कोई और दूसरी तीसरी लाइन नहीं आ रही है। अगर मान लो एंड ट्रेल्ड के बाद कोई और लाइन आ जाती जिसकी स्टार्टिंग वर्ड कुछ और होता, एंड के अलावा कोई भी और होता, तो कंटिन्यूटी टूट जाती ना। तो विदाउट ब्रेकिंग दिस कंटिन्यूटी, जब स्टार्टिंग वर्ड सेम होता है, जरूरी नहीं एक ही वर्ड सेम हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस एकदम कंटिन्यू आ रहे हों, जिसकी स्टार्टिंग के वर्ड्स एकदम सेम होते हैं, तो उसे ही एनाफोरा कहा जाता है। एनाफोरा के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर लास्ट स्टैंजा आप देखिए, आई लुक्ड राउंड, आई पिक्ड अप एंड थ्रू इट, आई थिंक। इसमें क्या एनाफोरा है लेकिन सिर्फ फर्स्ट टू लाइंस में है। थर्ड लाइन में देखो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, तो जो लास्ट लाइन है ना आई थिंक, तो वो फिर एनाफोरा के अंदर कंसिडर नहीं होगी, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई ना। सो दिस इज एनाफोरा। देन ओनोमेटोपिया, अभी अभी मैंने बताया था, इसके अंदर जो क्लैटर शब्द है वो ओनोमेटोपिया है कि क्लैटर वो आवाज कैसी होती होगी, ठीक है। तो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ जब स्टिक फेंकी थी हमारे पोएट ने, तो दीवार से भिड़कर एक जो साउंड आया था वो साउंड कैसा था, क्लैटर साउंड, राइट। पर्सोनिफिकेशन इस फॉर्म में अभी बताया था ना, ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन पर अप्लाई करना। तो ही सीम्स टू मी अगेन लाइक अ किंग। तो ये ही कहकर किसको बुला रहा है, सांप को। तो सांप को या ऐसे एनिमल्स को, बर्ड्स को, इसको इट कहकर बुलाते हैं, ही नहीं। तो ही तो ह्यूमन को और मेल को कहकर बुलाते हैं, ह्यूमन को। तो इंसानी क्वालिटी हमने लगा दी। एक चलो और जल्दी से एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे कुर्सी है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, ह्यूमन नहीं है ना। अब कुर्सी के पाए होते हैं, एक पाया अगर टूट गया और मैं कह दूं कि इसका एक पाया टूट गया तो नॉर्मल हो गया। वहीं कह दूं कि इसकी तो एक टांग ही टूट गई या इसका तो एक पैर ही टूट गया, तो पैर तो इंसानों के होते हैं। तो इंसान की कोई क्वालिटी किसी दूसरी चीज पे लगा देना इस पर्सोनिफिकेशन। और ये दूसरी चीज कुछ भी हो सकता है, इंसानों के अलावा कुछ भी हो सकता है। प्लैनेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करने वाला कुछ भी हो सकता है, अदर देन ह्यूमंस होना चाहिए बस। एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन कंपेयर किया जाता है, किसी चीज की कोई खासियत होती है ना, उस खासियत से किसी चीज को कंपेयर किया जाता है ताकि आपको एक झटके में समझ में आ जाए कि किस बारे में बात हो रही है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जो कौन सी फॉर्म है, नॉट मार्बल्स वाली में आई थिंक बताया था कि मान लीजिए किसी की हाइट बहुत लंबी है, तो मैं कहूंगी अरे बाप रे उसकी हाइट तो बहुत मतलब एकदम कुतुब मीनार जैसी है। एक सेकंड में आप समझ में आएगा कि अच्छा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बहुत टॉल है। तो कुतुब मीनार की कौन सी वाली क्वालिटी हमने यूज करी है, टॉल होने की, कि बहुत ऊंची मीनार है ना। इस पोम में क्या है कि एल्बर्ट्रॉस से कंपेयर किया गया है। एल्बर्ट्रॉस भी एक फेमस पोम ही है और उसकी क्वालिटी क्या है कि एक बेगुनाह को मार दिया गया। तो वही क्वालिटी की मैंने भी वही कोशिश करी है कि जिस तरह से द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर में एल्बर्ट्रॉस को मार दिया गया, मैंने भी कहीं ना कहीं वही गलती कर दी। ठीक है, आया समझ में। चलो पोएटिक डिवाइसेस भी जल्दी से हो गई है। क्वेश्चन है टोन और मॉरल ऑफ दिस पोएम। सो टोन क्या है, एम्बिग्युअस, मतलब इसका जो एटीट्यूड है पोएट का, इसकी वजह से बहुत ही एम्बिग्युअस पोएम लगती है। और मॉरल ये है कि जितने भी क्रीचर्स होते हैं ना धरती पे, हमारा कोई अधिकार नहीं होता कि हम उन्हें मारें या उन्हें परेशान करें। जितना अधिकार इंसान को है उतना ही अधिकार इन एनिमल्स को भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पोएट इज फिल्ड विद हॉरर एंड प्रोटेस्ट व्हेन द स्नेक प्रिपेयर्स टू रिट्रीट एंड बरी इटसेल्फ इन द हॉरिड ब्लैक। हॉरिड ब्लैक, ड्रेडफुल होल, ये किसके लिए यूज किया गया है,
धरती के लिए, अंडरग्राउंड्स ऑफ अर्थ, ठीक है, धरती का जो कोर होता है वहां, उसके लिए। इन द ये वर्ड्स याद रखना बेटा, दीज आर द की वर्ड्स, इसीलिए क्वेश्चंस भी मैं इसी हिसाब से लाई हूँ कि आपको कीवर्ड्स भी मिलते चले जाएं। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट ब्रिंग आउट द आयरनी ऑफ हिज एक्ट ऑफ थ्रोइंग अ लॉग एट द स्नेक। अब यहाँ आयरनी क्या है बेसिकली, कि एक तरफ तो चाहता नहीं था हमारा पोएट कि स्नेक चला जाए, और मारना नहीं चाहता था उसको, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता कि एक तरफ तो उसको मारना नहीं चाहता था कि भाई मेरा क्या, मुझे क्या परेशान कर रहा है, तो मैं क्यों मारूं इसको, ठीक है ना। और दूसरी तरफ उसने वो स्टिक देकर मार ली, तो क्यों मारा उसने उस स्टिक को। तो ये आयरनी बेसिकली ये है कि यही है कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली, कि स्कूल में उसने कुछ सीखा है कि मार देना चाहिए, और मन में उसको ये मालूम है कि नहीं, मैं क्यों मारूं इसको। सो ड्यू टू दिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, वो कब, मतलब उसका इंटेंशन नहीं था मारने का, मैंने पहले भी बताया ना कि वो मारना चाहता नहीं था, वो बेसिकली उसको रोकना भी चाहता था। लेकिन ये जो उसकी स्कूल की बचपन की जो लर्निंग थी ना, जो उसने सीखी, उसकी वजह से वो एक्ट बस उससे हो गया। वरना रोकने के लिए तो और भी बहुत सारे चीजें वो कर सकता था, बट उसने मारने का ही एक्शन चुना, क्योंकि उसके दिमाग ने वही सीखा हुआ था बचपन में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे ड्रामा पर। जो पहला ड्रामा है वो है द डियर डिपार्टेड। मैं इस वक्त ये खुश हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो ला पा रही हूँ बेटा, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले भी लाना चाह रही थी, लेकिन कुछ इश्यूज हो गए, बट इट्स ओके। अभी भी मैंने आपको जो बताया थोड़ा जल्दी जरूर बताया है, लेकिन ये भी अगर आप अच्छे से पॉइंट्स को अगर पकड़ लोगे ना, अपने दिमाग में कैप्चर कर लोगे, इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल मत। द डियर डिपार्टेड पहला ड्रामा है बाय स्टेनली हक्टर। ये जो है, इसमें सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन ये देखो कि ये एक सटायर है। ये शब्द बस याद कर लो कि दिस प्ले इज अ सटायर। अब सटायर होता क्या है? सो द डियर डिपार्टेड डिपिक्ट्स द हॉलो रिलेशनशिप्स अमंग अ फैमिली। कि जो खोखलापन होता है ना रिश्तों में, उसके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, और खोखलापन का मतलब वही है कि बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ दिखावा है। कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? दो बहनें हैं इसमें। बड़ी बहन का नाम है मिसेस अमीलिया स्लेटर, और छोटी बहन का नाम है मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन। अमीलिया के हस्बैंड का नाम है हेनरी, एलिजाबेथ के हस्बैंड का नाम है बेन। और अमीलिया और हेनरी की बेटी है जिसका नाम है विक्टोरिया, और एलिजाबेथ और बेन का एक बेटा है जिसका नाम है जिमी। और इन सब के जो सीनियर हैं उनका नाम है एबल मेरीवेदर। एबल मेरीवेदर की ही बेटियां हैं एमिलिया एंड एलिजाबेथ। ठीक है, अब यहाँ स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि तो जो बड़ी बहन है ना अमीलिया, अमीलिया और उसके हस्बैंड के साथ ही अमीलिया के फादर रहा करते थे। ठीक है, और उनकी एज काफी हो गई थी। आज क्या हुआ है, मतलब आज के दिन क्या हुआ है कि अमीलिया के फादर जब लौट कर आए घर पे, तो वो अपने रूम में ऊपर गए, और वो बहुत बहुत गहरी नींद सो गए। और ऐसा लगता है अमीलिया को कि उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल हिलडुल ही नहीं रहे थे। बट एक्चुअल में हुआ ये था कि वो बहुत गहरी नींद सो गए थे। इस प्ले के अंदर ये चीज एक सस्पेंस की तरह दिखाई गई है कि बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में डेथ नहीं हुई थी। बट चूंकि हमारे पास अभी सस्पेंस क्रिएट करने का टाइम ही नहीं है, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो अमीलिया है उसको लगता है कि अब पापा जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है अब उसको डिवाइड करेंगे। तो मुझे अभी मेरी छोटी सिस्टर जो है एलिजाबेथ, उसे और उसके हस्बैंड को बुला लेना चाहिए। यहाँ पर दोनों सिस्टर्स की आपस में बनती बिल्कुल नहीं है, और जो इनके पिता होता है ना, वो पहले छोटी सिस्टर के पास ही रहते थे, एलिजाबेथ के पास। लेकिन फिर कुछ झगड़ा हो गया था, तो वो अपनी बड़ी बेटी अमीलिया के पास आ गए। ठीक है, आज जब डेथ हुई है पिता की, तो क्योंकि प्रॉपर्टी का अब डिवाइड करेंगे ना, इसलिए इन्फॉर्म कर दिया है एलिजाबेथ को कि भाई आ जाओ। अब अमीलिया क्या चाहती है कि एलिजाबेथ के आने से पहले पहले मैं कुछ चीजें सेटल कर लूं। क्या सेटल कर लूं? एक तो होता है ब्यूरो। ब्यूरो क्या, एक तरीके का डेस्क। ये डेस्क बहुत ही आर्टिस्टिक होता है, और जो एबल मेरीवेदर है, जो एमिलिया के फादर हैं, उनका होता है, उनको बहुत प्यारा होता है ये। लेकिन इस ब्यूरो के बारे में एलिजाबेथ को कुछ नहीं पता होता, तो अमीलिया सोचती है कि उन इससे पहले एलिजाबेथ यहाँ आए, ये ब्यूरो उठा के हम अपने पास रख लेते हैं। और ड्राइंग रूम में उन्होंने उसे सजाकर रख दिया कि अब तो पापा की जो भी चीज है, उनकी जो भी एसेट्स हैं, जो भी सामान है, उनका हम ही तो यूज करेंगे। तो उनकी क्लॉक भी लेकर आ जाती है पापा की, और पापा की जो नई स्लीपर्स होती हैं, वो स्लीपर्स अपने हस्बैंड को दे देती हैं कि ये स्लीपर्स अब पापा ने कुछ दिनों पहले ही तो खरीदी थी, इनको फेंकेंगे थोड़ी, तो ये तुम पहन लो। तो मिस्टर स्लेटर जो होता है, ऑल्दो हेनरी स्लेटर,
ऑल्दो वो एक साइज छोटी होती है वो चप्पल उसकी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उन्हें पहना देती है, ठीक है। जो विक्टोरिया होती है वो जेन्युइनली अपने ग्रैंडफादर को बहुत प्यार करती है, ऑल्दो वो दुखी होती है कि भाई अब ग्रैंडफादर नहीं रहे, और वो बहुत दुखी होती है विक्टोरिया कि उसके ग्रैंडफादर अब नहीं रहे, और अपने पेरेंट्स की ऐसी हरकतों को, स्पेशली अपनी मदर की ऐसी हरकतों को देखकर उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि जो इंसान चला गया है उसकी चीजों को ऐसे हड़पने जैसा काम क्यों कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स, राइट। तो जब ये ब्यूरो को सेटल करना, क्लॉक को अपना बना लेना, जब ये सारा काम चल रहा था ना, इतने में ही बेल बज जाती है और एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड घर आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो ये बहनें बहुत दिनों के बाद मिल रही होती हैं। ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और ये प्रॉपर्टी की बात करने लग जाते हैं। अब देखो खोखलापन कहाँ पर है। अमेलिया जो है, उसको पहले पता चलता है अपने पिता के बारे में कि वो अब नहीं रहे। तो वो जो ब्लैक ड्रेस पहनते हैं ना, मॉर्निंग ड्रेस जो होती है, मतलब जो शोक मनाने वाली ड्रेस जो होती है, इट इज़ अ ब्लैक ड्रेस, वो ड्रेस अलग से स्टिच करवानी पड़ती है। तो अमेलिया ये सोचती है कि एलिज़ाबेथ से पहले मुझे पता चल गया पापा के बारे में, तो मैं पहले ड्रेस स्टिच करवा लूँगी और मेरी ड्रेस भी उससे बेटर होगी। क्योंकि मुझे तो सारी फ्यूनरल की प्रिपरेशन करने का टाइम मिल रहा है, लेकिन एलिज़ाबेथ को उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं ज़्यादा बेटर लगूँगी, और लोग सोचेंगे, जब मुझे देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं बेहतर बेटी हूँ। तो ये सोचो दिमाग में, ये सब कुछ चल रहा होता है। इसके अलावा साथ-साथ क्या चीज़ें हो रही होती हैं, ये लोग अब आपस में प्रॉपर्टी के बारे में बात करते रहते हैं, और जो प्रीमियम कि भई पापा ने जो है प्रीमियम भी भर दिया था, इंश्योरेंस एजेंट जो था, तो अपना पूरा प्रीमियम भी भर चुके हैं। तो अगेन जो एलिज़ाबेथ और उसके हस्बैंड हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो वो बहुत ही बढ़िया इंसान थे, वेरी नाइस, उन्होंने प्रीमियम भी भर दिया, अब तो प्रॉपर्टी का पैसा और अच्छे से मिल जाएगा। इतने में ही विक्टोरिया की आवाज़ आती है ऊपर से कि मम्मी, मम्मी, ग्रैंडफादर इज़ ऑल अलाइव, वो तो एकदम ज़िंदा हैं। तो सब लोग चौंक जाते हैं और घबरा भी जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाद में पता चलता है कि उनकी बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद लग गई थी, और इसीलिए वो जो हैं जब उन्हें जगाने की कोशिश भी की गई तो वो जाग नहीं पाए, ठीक है? उसके बाद जब वो नीचे आते हैं और हॉल में सबको इकट्ठा हुआ हुआ देखते हैं, तो अपने आप में वही उनके लिए एक शॉक होता है कि भई मेरी छोटी बिटिया जो है एलिज़ाबेथ, वो यहाँ क्या कर रही है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप ये बात रिवील होती है कि इन लोगों ने समझ लिया था कि मैं मर चुका हूँ, और उस चीज़ के मतलब मैं मर मतलब अभी तो मेरे को ना फ्यूनरल भी नहीं हुआ, कुछ जो लास्ट फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो देखा जाए तो डेड बॉडी ऊपर रूम में ही पड़ी हुई थी। उसके पहले ही ये सब लोग जो हैं मेरी प्रॉपर्टी का मेरी प्रॉपर्टी को डिवाइड करने लग गए हैं। इट मीन्स दे डोंट लव मी बट माय प्रॉपर्टी, राइट? जो अब चूँकि दोनों सिस्टर्स को ये पता है कि पापा के पास तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो वापस थोड़ी-सी बटरिंग करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एबल मेरीवेदर जो होता है ना, वो उनकी किसी बात में नहीं आता है। इनफैक्ट वो क्या कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, मुझे अब पता है कि किसको देनी है। क्योंकि एमिलिया भी चाहती है, नहीं, नहीं पापा आप मेरे साथ रहो। एलिज़ाबेथ भी कहती है, नहीं, नहीं पापा आप मेरे साथ रहो। तो एमिलिया कहती थी, तुम्हारे साथ तो थे ही ना पापा, लड़ झगड़ के तुमने तो निकाल दिया था, राइट? तो इस तरीके से कि हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। बट यहाँ पर हमारे एबल मेरीवेदर क्या कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है, और मैंने 3 डिसीजंस लिए हैं, एंड दीज़ 3 डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इनको देख लेना। कि मेरा पहला डिसीजन तो ये है कि मैं अपनी जो वसीयत है, अपनी जो विल है, उसे चेंज करवाऊँगा। आई विल गो टू माय लॉयर फर्स्ट, और मैं अपनी पूरी की पूरी विल चेंज करवाऊँगा। तो विल चेंज कराने का यही मतलब होगा कि पहले उसकी विल में जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो उसने अपनी ही फैमिली मेंबर्स, अपनी बेटियों के और उनके हस्बैंड के नाम की होगी। लेकिन अब वो विल चेंज करवाएगा। दूसरा क्या डिसीजन उसने लिया कि मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा भर दूँगा, और तीसरा उसने ये डिसीजन लिया कि अब मैं शादी करूँगा, किससे? मिसेस जॉन शेरक से, जो कि रिंगो बेल की ओनर है। रिंगो बेल एक पब है, तो उसकी ओनर है। ही देन थैंक्स मिसेस स्लेटर फॉर ब्रिंगिंग द ब्यूरो डाउनस्टेयर्स। फिर बाद मिसेस स्लेटर क्या है, इसकी बड़ी बेटी अमीलिया स्लेटर, उसको क्या कहता है, अच्छा हुआ बेटा कि तू इस ब्यूरो को नीचे लेकर आई, मुझे परेशानी होती वरना, क्योंकि मैं तो ये घर छोड़कर अब जा रहा हूँ। और ये बात कह के जो हमारा एबल मेरीवेदर है वो घर से चला जाता है। यहाँ पर टोटल यही बताया गया है कि जो दोनों बेटियां होती हैं वो अपने पिता से प्यार नहीं कर रही होती हैं, इनफैक्ट उनके सामान से, उनकी कीमती चीज़ों से और उनके पैसों से ही वो प्यार करती हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट रह गया है बताने को कि जो जिमी है, जो कि एलिजाबेथ का बेटा है, उसको लेकर भी एक बात हुई थी। वो जो क्लॉक थी ना, क्लॉक, उसको लेकर कि
कहीं से कोई टॉपिक कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी चलाकर एलिजाबेथ कहती है कि वो जो पापा की क्लॉक थी ना, वो क्लॉक तो पापा ने कहा था कि जिमी को देंगे। तो यहाँ एलिजाबेथ बोलती है, तो एमिलिया बोलती है, रियली, ये कब हुआ, मुझे तो नहीं पता। तो ये सामान तो मुझे प्रॉमिस किया हुआ है पापा ने, नहीं ये सामान तो जिमी को प्रॉमिस किया हुआ है पापा ने। इस तरीके की बातें भी इनकी चलती हैं। धीरे धीरे ये सीक्रेट्स भी खुल जाते हैं कि ये जो ब्यूरो यहाँ रखा हुआ है ना, वो एक्चुअल में अमीलिया का नहीं है, क्योंकि अमीलिया एलिजाबेथ से क्या कहती है, अरे ये तो मैं ऑक्शन से खरीद कर लाई थी, राइट। तो पापा की चीजों को अपना बना बना कर बताना, और जब पापा जिंदा ही आ गए तो सारे राज भी खुल जाना, ये काम हुआ। बता देती हूँ कि जो जूलियस सीजर है वो मेन लीड है, लेकिन वही मर जाता है और उसे कॉन्स्पिरेसी से मार डालते हैं। और वो काफी बड़ी ट्रेजेडी होती है, क्योंकि जूलियस सीजर को रोम का हीरो माना जाता है, ठीक है, एक हीरो फिगर है। तो it is a tragedy believed to have been written in 1599, and it is one of the several plays written by Shakespeare based on true events from Roman history. यानी ये प्योरली फिक्शनल नहीं है, इनफैक्ट ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, जो कि रोमन हिस्ट्री से इंस्पायर है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो जूलियस सीजर जो है वो ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ रोमन्स है, असैसिनेटेड बाय ब्रूटस कैसियस। तो ब्रूटस जो है वो जूलियस सीजर का बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जिस पर वो आंख बंद करके ट्रस्ट करता था। कैसियस इज द पर्सन जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी जूलियस सीजर को मारने के लिए। कैल्पर्निया जो जूलियस सीजर की वाइफ है, कैल्पर्निया जो है वो जूलियस सीजर को सीनेट में जाने से रोकती है। मैं कैरेक्टर्स के साथ साथ ही इसकी स्टोरी बताती जाऊंगी, बिकॉज आई नो टाइम बहुत कम है, बट डोंट वरी, अच्छे से आ जाएगा। जो कैल्पर्निया है उसको कुछ सपने आते हैं, और वो सारे के सारे सपने बहुत ही खतरनाक होते हैं, कि एज इफ जो शेरनी है, द टाइग्रेस, शी इज डिलीवरिंग अ बेबी ऑन द स्ट्रीट्स। तो जितने भी सपने आते हैं, 3 सपने आते हैं जिनकी वजह से वो सो नहीं पाती, दे वर द नाइटमेयर्स। और वो बुरी तरह डर जाती है, और वो कनेक्ट करती है उन नाइटमेयर्स को जूलियस सीजर से, कि शायद तुम पर ही कोई बैड ओमेन गिरने वाला है, राइट। इसके बाद वो अपना एक सपना एक्सप्लेन करती है कि तुम मर चुके हो, और तुम्हारा जो शरीर है वो एक फाउंटेन बना हुआ है, और उससे खून बह रहा है, और उस खून से जो रोमन्स हैं वो अपने हाथ धो रहे हैं। तो ये बहुत खराब है, इसलिए तुम आज सीनेट मत जाओ। तो सीनेट क्या है, बिल्डिंग है जहां पर मीटिंग्स होती है लोगों की। तो आज इसी मीटिंग में ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि आज की इस मीटिंग में जो है जूलियस सीजर को मार डाला जाएगा। तो इन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि जूलियस सीजर को वहां पर लेकर आया जाए, लेकिन कैल्पर्निया उसे रोक रही थी। बट जूलियस सीजर मानता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसको एक मस्कुलिनिटी पे बात आ जाती है, दैट आई एम अ मैन, और मैं डर के अगर घर पर बैठ गया तो वो ठीक नहीं लगेगा ना, और वो सही भी नहीं है। और डर किस बात का है, और जो इंसान मौत से डरता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कि जो इंसान मौत से डरता है वो कैसा ही इंसान है। मौत तो देखो एक ही बार आएगी, लेकिन जो इंसान डरता है ना, वो रोज रोज मरता है। इसीलिए डरना नहीं चाहिए कल्पर्निया, और ये कहकर वो चला भी जाता है। इसके अलावा एक मार्क एंटनी होता है, जो कि सीजर का सबसे लॉयल फ्रेंड होता है। यही एंटनी होता है जो सीजर की मौत का बदला लेता है एक तरीके से, और बहुत ही स्मार्टली बदला लेता है। मार्कस ब्रूटस जो होता है वो सीजर का एक बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। सीजर अगेन वही जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। कैसियस जो होता है वो भड़काने वाला होता है, इंस्टिगेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जो मैंने अभी बताया। डीसीएस ब्रूटस क्या होता है, को कॉन्स्पिरेटर, मतलब कॉन्स्पिरेसी बनाने में जो असिस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद सेंट्रल आइडिया क्या है इसका, कि किस तरीके से पॉलिटिकल पावर पाने के लिए किस लेवल तक के असैसिनेशंस हो जाते हैं, और जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जूलियस सीजर, जैसे मैंने बताया, हीरो फिगर था, और जो आम जनता है उनके सामने वो एक हीरो ही था। तो उसके लिए असैसिन प्लान कर लिया। तो जो इंसान हीरो होता है ना, और स्पेशली पब्लिक का हीरो होता है, उसको मारना आसान नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मारने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मारने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो पब्लिक का रिएक्शन होगा, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी किस लेवल की कॉन्स्पिरेसी की जाती होगी कि उस आदमी को मार गिराया जाए। जूलियस सीजर के साथ यही हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, आंसर्स लिखने में हेल्प आएंगे। कैल्पर्निया को कन्विंस कर देता है कि नहीं, आपने ये जो सपना देखा है ना कि खून से हाथ धो रहे हैं,
वो सपना आपने गलत इंटरप्रेट किया है, गलत समझा है। एक्चुअल में ये सभी लोग इनके खून से हाथ इसलिए नहीं धो रहे कि ये मर गए हैं और कोई कॉन्स्पिरेसी रची है। इनफैक्ट इसलिए हाथ धो रहे हैं ताकि इनके जो पावर्स हैं या इन्होंने जो इतने ग्रेट वर्क जो किए हैं और जो वॉर्स इन्होंने लड़ी है और इतना सेक्रीफाइस दिया है रोम के लिए, रोम के लोगों के लिए, तो इनकी वो गुड डीड्स और उसका कुछ असर उन पर भी आ जाए, इसलिए वो एक तरीके से आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ कर्टेसी ये काम कर रहे हैं। तो वो जो पूरे सपने का जो इंटरप्रिटेशन है ना, पूरा का पूरा वही चेंज कर देता है। कैलिफोर्निया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और हमारा जूलियस सीजर है वो भी कन्विंस हो जाता है और सीनेट चला जाता है। फिर जब सीनेट ये जाते हैं तो वहां पर तो पहले से ही कॉन्स्पिरेसी तो हो ही रखी थी कि जैसे आएगा मार डालेंगे। तो पहले तो दूसरे पॉइंट्स पे, दूसरे टॉपिक्स पे वो बात करते रहे कि एक और कोई प्रिजनर था जिसको छोड़ देने की बात हो रही थी कि उस प्रिजनर को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा जूलियस सीजर का जो ध्यान था, पूरा फोकस किस पर था? उस प्रिजनर पर हो गया था। इससे इम्पोर्टेंट बात एक ये पता चलती है कि अगर जूलियस सीजर का ध्यान भटकाया नहीं जाता तो उसे मारना इतना आसान नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ वॉरियर बाबा। तो ऐसा थोड़ी है कोई अटैक करेगा और बस वो मर जाएगा, नहीं ना। तो उसका फोकस एकदम हटा के उस प्रिजनर पर कर दिया था। तो पूरी तरीके से उस प्रिजनर की ही बात की नहीं, उसको तो नहीं छोड़ा जाएगा, वो तो बहुत बड़ी गलती करी उसने, तो वही डिस्कशन कर रहे थे, इतने में ही उस पर जो है अटैक हो गया। तो बाकी लोगों ने, जब सब लोगों ने मिल मिलकर उस पर अटैक किया, जो छुरे थे वो उसके बॉडी के आर पार निकाल दिए। बाकी सबके जो छुरे थे वो तो अटैक उसने सह लिया, लेकिन जो ब्रूटस ने मारा ना, वो वार उससे सहन नहीं हुआ, वो उसका दिल टूट गया, उसके इट ब्रोक हिज हार्ट। और वो क्या बोलता है, इट टू ब्रूटस, कि तुम भी ब्रूटस, बाकी सबने तो मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है कि कर सकते हैं, लेकिन तुम पर तो मैं ब्लाइंड फेथ करता था। तो ये ETHTU2BRUTUS ब्रूटस, एट टू ब्रूटस, ये बहुत ही फेमस फ्रेज भी है, डायलॉग। और इसके अलावा आप अपने आंसर्स में से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसे यकीन नहीं आया और मर जाता है। देन मार्क एंटनी एंटर्स। यहाँ पर मार्क एंटनी इन ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके सामने तो अपना जो रियल इंटेंशन है वो शो नहीं कर सकता, लेकिन उसका इंटेंशन यही होता है कि मैं इसका बदला लूंगा, ये जो जूलियस सीजर को मार डाला है इसका बदला लूंगा, लेकिन वो शो नहीं कर सकता वरना ये सारे कॉन्स्पिरेटर्स उसे भी मार डालते। तो उन लोगों ने क्या प्लान बनाते हैं कि ये जो डेड बॉडी है वो दुनिया को दिखाएंगे, क्राउड को दिखाएंगे, और क्राउड को कुछ कुछ बोलकर हम कन्विंस कर लेंगे। अब वो कुछ कुछ क्या बोलेंगे मैं बताऊंगी अभी। अब देखो, ब्रूटस जो है वो कोई खराब इंसान नहीं था, ही वॉज अ गुड मैन। उसको कैसियस ने इंस्टिगेट कर दिया था, भड़का दिया था। कैसियस वॉज जेलस ऑफ सीजर, कि वो बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था क्योंकि वो वॉर्स पे वॉर्स जीतता जा रहा था, और क्राउड भी और पूरी पब्लिक जो है रोम की, मतलब सभी रोमन्स जो है बिलीव करते थे उसके अंदर, भरोसा करते थे कि अगर सीजर है तो हम भी सब सेफ है। तो ये सब चीजें कैसियस सह नहीं पा रहा था। अब वो डायरेक्ट तो मार नहीं सकता था सीजर को, तो उसने ब्रूटस को भड़काना शुरू करा और क्या कहता है कि अगर इसी तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई ना तो देखना ये एक दिन डिक्टेटर बन जाएगा। अब हमारा ब्रूटस और सीजर जो है इनकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट थी। सीजर ये चाहता था कि एक ही जना राज करे रोम पर ताकि एक सही तरीके से ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो उसकी थिंकिंग तो पॉजिटिव ही थी लेकिन अलग थी। बट ये क्या चाहता था ब्रूटस, कि नहीं, यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि लोग अपना लीडर चूज करें। तो ये इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो था इनमें, और इसी डिफरेंस का फायदा कैसियस ने उठाया, कि कहता है कि ये एक ही राजा अगर रूल करेगा ना तो देखना ये धीरे धीरे इतना डोमिनेटिंग राजा हो जाएगा, ही विल बी द किंग एंड ही विल बी अ टायरेंट वन, और ये बहुत क्रूर बनेगा और फिर ये जो बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा, और इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन रोमन्स को बहुत नुकसान होगा, रोम को बहुत नुकसान होगा, ये कहता है। तो ब्रूटस भी धीरे धीरे कन्विंस होने लग जाता है कि शायद ये सच है, इसीलिए इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाता है। और यही बात जो है ब्रूटस जनता को बताने का डिसीजन लेता है कि हम जनता को यही बताएंगे कि चूंकि उसके सर पर ये जो वो पावर मिल रही थी उसको, और जो वो ये वॉर्स पे वॉर्स जीतता जा रहा था, और ये जो रिस्पेक्ट आप लोग उसे दे रहे थे, कहीं ना कहीं ये उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी ना नेगेटिव मैनर, और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा टायरेंट होता चला जा रहा था, और उससे रोम को खतरा था, रोमन्स को खतरा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें इसको मारना पड़ा। ये बात ब्रूटस जो है वो पूरे क्राउड को कहता है, और जो डेड बॉडी होती है
सीजर की वो भी वहीं रखी रहती है, सामने ही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जूलियस सीजर जो कि पब्लिक का हीरो था, 5 मिनट 5 मिनट ये ब्रूटस क्या बोला उसके लिए नेगेटिव, सारे लोग ब्रूटस की बात मानने भी लग गए कि नहीं नहीं सही है, अगर इतना ही ज्यादा सर पर चढ़ गई थी उसके ये सक्सेस, तब तो अच्छा किया उसको मार दिया, कल को टायरेंट बन जाता, हम पर ही हुक्म ऐसे करने लग जाता और क्रूरता दिखाता, हमें क्रूरल्टी दिखाता, तो हम क्या करते, कहाँ जाते। तो अच्छा हुआ मार दिया, मतलब पब्लिक पीपल आर ऑलवेज सेल्फिश, ठीक है, उन्हें अपना भला चाहिए। अब पूरा माहौल कुछ इस तरीके से हो गया दैट एवरीवन वाज अगेंस्ट जूलियस सीजर, और मार्क एंटनी जो था उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ब्रूटस एक हाई प्रोफाइल इंसान है और और वो नोबल मैन है, सब उसको पसंद भी करते हैं, उसका अच्छा फ्रेंड भी था जूलियस सीजर का। तो वो क्या करे ऐसा जिसकी वजह से फिर से वो एक बार इस पब्लिक का ट्रस्ट हमारे जूलियस सीजर में फिर से जगा सके और उसकी मौत का बदला ले सके। तो व्हाट ही डिड, ही प्लेड विथ वर्ड्स। उसने क्या किया, जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे उन सबकी तारीफ कर करके, ठीक है, जिस तरीके से वो ये वर्ड प्ले कर रहा था, या ये जो रेटोरिक तरीका था उसका एक्सप्लेन करने का, वो इतना जबरदस्त था कि उसने किसी की बुराई भी नहीं की और सारी रियलिटी भी बता दी। तो क्या किया कि नहीं नहीं, ये हमारे नोबल मैन ने, जो अच्छे लोगों ने मारा है ना जूलियस सीजर को, बिल्कुल सही किया। ये वही जूलियस सीजर है जिसने तुम लोगों के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ये वही जूलियस सीजर है जो तुम लोगों के लिए वॉर में जाता था, तुम लोगों को बचाने के लिए। लेकिन आज ये यहाँ पर देखो मरा हुआ है, इसकी बॉडी देखो, इसके ऊपर जो खंजर के जो घाव हैं, द वे दीज नोबल मेन हैव अटैक्ड हिम, इट इज सो गुड ना, ये बहुत सही लग रहा है ना। तो ऐसे, तो इसी तरीके से गुड वर्ड्स का इस्तेमाल करके, मतलब वो कॉन्स्पिरेटर भी बोल सकता था, बट ही नेवर यूज द वर्ड कॉन्स्पिरेटर, उसने क्या बोला, नोबल मैन। ये जो नोबल मैन है ना, देखो कैसे घाव दिए हैं, देखो किस तरीके से अटैक किया है तुम्हारे जूलियस सीजर को, वो जूलियस सीजर जो तुम्हारे लिए जंग में लड़ता था, वॉर्स लड़ी हैं जिसने, और ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस दिए हैं। तो एक तरीके से इमोशनली वीक बनाने लगता है वो पब्लिक को, और ये इमोशनली वीक जनता एक बार फिर से मार्क एंटनी पर और जूलियस सीजर पे ट्रस्ट करने लगती है कि हाँ यार ये सच कह रहा है, ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस दिए हैं जूलियस सीजर ने हमारे लिए, दिस इज ट्रू। और एक चीज क्या होती है, बातों बातों में मार्क एंटनी जूलियस सीजर की विल के बारे में भी बात करता है। तो ये कहते हैं कि जूलियस सीजर की एक विल भी है, तो बातों बातों में उसका जिक्र कर देता है। तो लोग बोलने लगते हैं क्या लिखा है उस विल में, अरे नहीं नहीं विल है लेकिन मैं वो बता नहीं सकता, मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है उस विल के बारे में कि लोगों के अंदर एक सस्पेंस जगे कि भाई विल में क्या है, विल में क्या है, और फिर मना भी करता रहता है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है कि नहीं नहीं मैं ये विल नहीं पढ़कर सुनाना चाहता, ये तो जो लोग है ना वो मुझे फोर्स कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये विल पढ़कर सुनानी पड़ेगी। और वो विल होती है जूलियस सीजर की, और उस विल में क्या लिखा होता है वो पढ़कर सबको वो सुनाता है। और क्या होता है उस विल में कि जूलियस सीजर ने अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, उसके जितने भी खेत खलियान थे, जितने पार्क थे, गार्डन थे, जो कुछ भी था, वो सब कुछ अपनी फैमिली के या अपने बच्चों के नाम नहीं किया है, उसने रोमन्स के नाम कर दिया है। उसकी एक एक पाई उसकी फैमिली के लिए नहीं है, उसके बच्चों के लिए या वाइफ के लिए नहीं है, वो एक एक पाई पूरे रोमन्स के लिए है। और जैसे ही सब लोगों ने ये बात सुनी, वैसे ही सब लोगों का फिर से एक ट्रस्ट, और वो भी दुगनी रफ्तार के साथ, वो ट्रस्ट जो है जूलियस सीजर में जाग उठा कि ये तो पूरी तरीके से हमारे लिए डिवोटेड था। एक फैक्ट और बताया यहाँ पर मार्क एंटनी ने कि आप लोग शायद भूल गए, लेकिन ये वही जूलियस सीजर है जिसने क्राउन को 3 बार रिजेक्ट कर दिया था कि मुझे किंग नहीं बनना। तो आज हम क्यों मानने लग गए हैं कि ये किंग बनना चाहता था, और किंग बनने की लालच में ये बहुत एरोगेंट हो गया था, क्योंकि यही कहा था ना ब्रूटस ने कि ये बहुत एरोगेंट होता चला जा रहा था, किंग बनना चाहता था और टायरेंट होना चाहता था, डोमिनेटिंग होना चाहता था, इसलिए मारना पड़ गया रोमन्स को बचाने के लिए, यही कहा था ना ब्रूटस ने। पर हमारा मार्क एंटनी बोला कि वो ऑलरेडी क्राउन को 3 बार मना कर चुका है, दिस शोज दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग इन बिकमिंग अ किंग, ठीक है। तो एक बार फिर से जनता का विश्वास आ जाता है मार्क एंटनी में भी और जूलियस सीजर पे भी, और मार्क एंटनी अपने वर्ड प्ले से इस तरीके से पूरी जनता का जो ध्यान है अपनी तरफ मोड़ लेता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में क्या होता है, देखो मैंने ब्लू में ये लिखा है, कंक्लूजन में ये होता है कि
जो मार्क एंटनी है पूरे क्राउड को भड़का देता है, इंस्टिगेट कर देता है। एंटनी इंस्टिगेट्स द मॉब टू रिवेंज। मॉब क्या है? वही क्राउड, कि बदला लेना है तुम्हें, जूलियस सीजर का बदला लेना है। ही देन सिट्स विद ऑक्टेवियस सीजर, जूलियस सीजर्स नेफ्यू, कोल्डली कैलकुलेटिंग हाउ टू पर्च एनी फ्यूचर थ्रेट। कि जो ऑक्टेवियस सीजर है ना, ये जूलियस सीजर का भतीजा होता है, उसके साथ मार्क एंटनी मिलके प्लानिंग करते हैं और कैसियस और ब्रूटस इन दोनों को ही अलग-अलग वॉर्स में हरा देते हैं ये, ठीक है? क्योंकि पूरी मॉब अगेंस्ट हो जाती है इन लोगों के, तो ये लोग वीक पड़ जाते हैं। जो ब्रूटस और कैसियस थे ना, ये वीक हो जाते हैं, मॉब भी अगेंस्ट हो जाती है इनके, तो सब लोग इनका साथ छोड़ देते हैं और इनमें आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऊपर से ब्रूटस को तो ये गिल्ट खाया जाता है कि मेरे को कैसियस ने इंस्टिगेट किया और मैं भड़क भी गया, मैं इंस्टिगेट हो भी गया, तो ये चीज़ उसको बहुत तकलीफ भी दे रही थी। तो मेंटली भी वो बहुत वीक हो गए थे और पावर भी उनके पास नहीं बचा था। तो इसीलिए इन दोनों को ही वॉर्स के अंदर हरा दिया गया और दोनों ने ही लास्ट में सुसाइड कमिट कर लिया था। ठीक है? सो दिस वाज़ आवर जूलियस सीज़र बेटा। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं क्वेश्चंस के हिसाब से ही बताया है कि क्वेश्चंस को आप आंसर किस तरीके से करोगे, राइट? तो मेरी तरफ से आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट है बच्चा। मैंने प्रॉमिस किया था मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी ये वीडियो। ऑल्दो थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई लास्ट के अंदर जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड था नहीं, तो एंड चलो जैसे भी है, बट मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, सब समझ में आ गया होगा। और मैंने शुरू में भी वैसे बता दिया था, तो चलो वीडियो एंड होने को आया, लेकिन फिर भी डाउट्स वगैरह आप पूछते रहना, मैं साथ में ही बैठी हूँ वीडियो के। राइट बेटा, अपना ध्यान रखो, पेपर बहुत अच्छे से लिख कर आना, बिल्कुल भी घबराना नहीं, काम रहना, रिलैक्स रहना। आई नो थोड़ी नर्वसनेस होती है और पहला पेपर भी है और पहला बोर्ड है, तो आई एम श्योर नर्वसनेस होती ही है, बट थोड़ी बहुत नर्वसनेस ठीक है, लेकिन घबराना मत, अदरवाइज आप ज़्यादा अच्छे से सोच नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, तो अपना ध्यान रखो, टेक केयर और मिलते हैं जल्द ही। तो अपना ध्यान रखो बेटा, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।